उसके बाद है पिना की जो है ना मीडियल सरफेस होती है, दूसरी लेटरल सरफेस। जो पिना की मीडियल सरफेस है उसके लोअर 2/3 को जो है ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व सप्लाई करेगी, अपर 1/3 को जो है लेसर ऑक्सीपिटल नर्व। इसके अलावा पिना के लेटरल सरफेस के लोअर 1/3 को जो है ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व सप्लाई करेगी और उसके अपर 2/3 को ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व सप्लाई करेंगी। ठीक है, ये इसकी पिना की हो गई नर्व सप्लाई। उसके बाद है कि नर्व सप्लाई हमारे एंटीरियर हाफ ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल को ना ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व सप्लाई करती है, जबकि ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वैगस नर्व जो है वो उसके पोस्टीरियर हाफ को सप्लाई करेगी। हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस को जो सप्लाई है वो उसी तरह है जिस तरह कनाल की है। एंटीरियर हाफ जो है वो सप्लाई होता है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व से, यानी कि मैंडिबुलर डिवीजन हमारी ट्राइजेमिनल की जो ब्रांच है उससे, उसकी ब्रांच है ऑरिकुलो टेम्पोरल। और जो पोस्टीरियर हाफ होता है उसका वो ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वैगस नर्व से सप्लाई होगा। इनर सरफेस की बात करें, यानी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की, तो उसको जो है टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई करेगी। ये इसका नर्व रूट जो है ये हमने एनाटमी में भी पढ़ा था सेकेंड ईयर में, तो ये सेम यहाँ पे रिवाइज हुआ है। कोई भी पैथोलॉजी अगर होती है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज नर्व्स, तो वो जो है ना रेफर्ड पेन करवाएगी ईयर में। डायग्नोसिस जिसको हम ऑटल्जिया कहते हैं ना, ये बनाया जाता है बाय एक्सक्लूडिंग द लोकल कॉजेज इन द एयर विथ नो पॉजिटिव फाइंडिंग इन द एयर एंड प्रेजेंस ऑफ सम अदर पैथोलॉजी इन द हेड एंड नेक रीजन। कुछ जो कॉमन रेफर्ड ऑटल्जिया हैं उनमें है नंबर 1 पोस्ट टॉन्सिलेक्टोमी ऑपरेशन हो गया, पोस्ट एडिनोइडेक्टोमी ऑपरेशन, डेंटल डिजीज़ या टूथ एक्सट्रैक्शन, इनसे रेफर्ड ऑटल्जिया होता है। कार्सिनोमा ऑफ द पायरिफॉर्म फोसा का अगर हो जाए, या बेस ऑफ द टंग का और टॉन्सिल का, नेज़ल एंड PNS डिजीज़, ठीक है। इसके अलावा अक्यूट टॉन्सिलाइटिस से, पेरी टॉन्सिलर एब्सेस, अल्सर्स इन द माउथ एंड फेरिंग्स की वजह से, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस हो जाए या आर्थराइटिस, इसमें ये C2 C3 नर्व्स होती हैं, स्लाइवरी ग्लैंड की अगर कोई डिजीज़ होती है तो उसमें, और टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट की डिस्फंक्शन से भी रेफर्ड पेन होता है। उसके बाद है कि हिस्ट्री जो होती है ना पेन के बारे में, उसमें क्या होना चाहिए। एक तो उसमें ड्यूरेशन हमें मालूम करनी है कि कब से है पेन, ऑनसेट यानी कि स्टार्ट कब हुआ, किस तरह ग्रेजुअल ऑनसेट था या सडन ऑनसेट था, ठीक है। कंटिन्यूस है पेन या इंटरमिटेंट है। अगर इंटरमिटेंट है तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी हम पूछेंगे और उसकी टाइमिंग्स भी पूछेंगे कि कितनी बार हो रहा है और किस टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम पे होता है। प्रोग्रेशन फिर हम पूछेंगे कि या कि पेन बढ़ रहा है या कम हो रहा है या कांस्टेंट है। फिर हम सीवियरिटी ऑफ द पेन पूछेंगे और उसके इफ़ेक्ट्स पूछेंगे हमारे नॉर्मल रूटीन पे, क्या आपकी जो नॉर्मल रूटीन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। कैरेक्टरिस्टिक पूछेंगे पेन की, साइट और उसकी रेडिएशन पूछेंगे, उसका एग्रेवेटिंग रिलीविंग फैक्टर और एसोसिएटेड सिम्टम्स। उसके बाद अब है हमारा नेक्स्ट न्यू टॉपिक जो है ओटोरिया या फिर डिस्चार्ज। ओटोरिया या डिस्चार्ज जो है ना एयर से, ये एक मोस्ट प्रिवेलेंट सिम्टम है एयर डिजीज़ का। डिस्चार्ज जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल से भी हो सकता है या फिर मिडल ईयर क्लेफ्ट से भी हो सकता है। जो डिस्चार्ज है ना ये अराइज करता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल से। इसमें जो है म्यूकस नहीं होता, सिंस हमारा जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल है उसमें कोई म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड ही नहीं होता, तो इस वजह से म्यूकोइड या म्यूकोपरुलेंट डिस्चार्ज जो है ना वो ऑलवेज कहाँ से आता है, वो मिडल ईयर क्लेफ्ट से आता है। वाटरी जो डिस्चार्ज होता है वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से आता है, मतलब वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो सकता है जब कोई भी हेड इंजरी होती है या कोई एयर की सर्जरी होती है, जिसको हम कहते हैं CSF ओटोरिया। अब परुलेंट डिस्चार्ज जो होता है ये ऑफन जो है ये एसोसिएटेड होता है विथ एटाइकोएंट्रल या फिर स्क्वामस टाइप ऑफ क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के साथ, और उन पेशेंट्स में जिनको लार्ज बॉयल्स हों आफ्टर अ स्पॉन्टेनियस रप्चर। इसके अलावा ब्लड स्टेन डिस्चार्ज भी प्रेजेंट होता है इन केसेस ग्रेनुलेशन टिश्यू वाले पेशेंट में, जिनको मैगट्स हों एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में, या फिर स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बाद इन द अक्यूट ओटाइटिस मीडिया, तो उनमें। और इसके अलावा वास्कुलर ट्यूमर्स जैसे किसी को हेमेंजोमा हो गया हो, ग्लोमस जुगुलर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ द ईयर, ठीक है। इन सारी कंडीशंस में हमें ब्लड स्टेन्ड ईयर से डिस्चार्ज मिलेगा। उसके बाद है कुछ कॉमन कॉजेज़ एयर डिस्चार्जेस के, वो कौन से। एक तो अक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, अक्यूट डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना में भी होता है एयर डिस्चार्ज, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना में, सिबोरिक ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटोमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन, बॉयल्स आफ्टर रप्चर, वैक्स जब सॉफ्टन हो जाती है तो उसमें भी डिस्चार्ज होता है एयर से, कार्सिनोमा एंड अदर नियोप्लेजिया,
और CSF ओटोरिया। तो डिस्चार्ज की जो हिस्ट्री है उसमें क्या होना चाहिए, इसमें भी ड्यूरेशन होनी चाहिए, आपको कब से ये डिस्चार्ज हो रहा है कान से, ऑनसेट ये अचानक से हुआ है या ग्रेजुअली हुआ है, ये कंटिन्यूस ही रह रहा है या इंटरमिटेंट में चला जाता है, कितनी क्वांटिटी में डिस्चार्ज हो रहा है ये आपने मालूम करना है, उसका कलर लाजमी मालूम करना है, और स्मेल क्या है, उस डिस्चार्ज में स्मेल है, ब्लड स्टेन्ड है या नहीं ये भी पूछना, और उसके एग्रेवेटिंग रिलीविंग फैक्टर, उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी हमने डिस्चार्ज के पूछने हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टिनाइटस। टिनाइटस क्या है, ये एक सब्जेक्टिव सेंसेशन होती है साउंड या नॉइजेस की इन द एयर या हेड में, ठीक है, ऐसे आवाज़ें सुनाई दें या नॉइज़ आ रही हो या कान में हो सकती है या हेड में। टर्म जो टिनाइटस है ना, ये डिराइव हुई है लैटिन वर्ड से टिनायर से, जिसका मतलब है टू रिंग, बजना, ठीक है। टिपिकली इंडिविजुअल जो है ना परसीव करता है साउंड को इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल साउंड एंड परसेप्शन इज अनरिलेटेड टू एनी एक्सटर्नल सोर्स, कोई सोर्स होती ही नहीं है साउंड की और उसको फिर भी आवाज़ें सुनाई दें। तो टिनाइटस कॉमन है और समटाइम्स जो है ना सिर्फ सिम्टम होता है किसी ईयर डिजीज़ का। ये रिगार्ड होती है एज अ साइन ऑफ इरिटेशन ऑफ द कोक्लिया, हो रही है इसकी इरिटेशन हो रही है, या ऑडिटरी पाथवेज की इरिटेशन। नेचर ऑफ साउंड जो है ना वो वेरी करती है वाइडली, जैसे कि रिंगिंग हो गई, बजिंग, हिसिंग, हैमरिंग, तो डिफरेंट साउंड्स हैं वो सुनाई देती है एक्सेट्रा। अनफॉर्चुनेटली लिटिल इज नोन अबाउट द कॉज ऑफ द टिनाइटस एंड वेरी लिमिटेड थेरेपी इज अवेलेबल टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम। दो जो क्लिनिकल फॉर्म्स हैं ना टिनाइटस की वो रिकॉग्नाइज हुई है, टिनाइटस विथ डेफनेस एंड टिनाइटस विदाउट डेफनेस। टिनाइटस विथ डेफनेस हम डिटेल में देखें तो ये फॉर्म जो है ना टिनाइटस की ज़्यादा कॉमन है और ये यूजुअली होती है ड्यू टू डिजीज़ विद इन द ईयर, ठीक है। इनफैक्ट कोई भी टाइप की जो डेफनेस है ना वो टिनाइटस कॉज करवा सकती है, कोई भी डेफनेस की टाइप। कुछ जो कॉमन कॉजेज़ हैं टिनाइटस के उसमें है प्रेसबाइक्यूसिस यानी एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस, इसके अलावा मेनियर्स डिजीज से भी हो सकता है टिनाइटस, ऑटोटॉक्सिक कोई सी ड्रग ले ली हो, अकॉस्टिक ट्रोमा या ब्लास्ट इंजरी से। इसके अलावा नॉइज़ इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस से भी टिनाइटस होता है, जो हम आजकल हेडफोन लगा के गाने शाने सुन रहे होते हैं हर वक्त, तो उससे हेयरिंग लॉस हो जाता है और टिनाइटस हो सकता है आगे जाके। अकॉस्टिक न्यूरोमा, लेब्रिंथाइटिस में भी टिनाइटस होता है। ओटाइटिस मीडिया में यूस्टेशन ट्यूब का अगर डिस्फंक्शन हो जाए, इसके अलावा अगर कोई इम्पेक्टेड वैक्स है या कोई एंट्री हो गई है फॉरेन बॉडी लाइक इंसेक्ट की, तो वो भी टिनाइटस कॉज करवा सकती है। ग्लोमस ट्यूमर्स, ठीक है, ये भी इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट है टिनाइटस विदाउट डेफनेस। कुछ जो पेशेंट होते हैं उनमें टिनाइटस जो है ना हो सकती है विदाउट डेफनेस। मेजॉरिटी ऑफ इस तरह के जो केसेस हैं वो अननोन केसेस होते हैं। कुछ कॉमन जो कॉजेज़ हैं, मतलब इनमें अननोन कॉज होता है, तो कुछ जो कॉमन कॉज है टिनाइटस के विदाउट द डेफनेस, उनमें क्या कौन से कॉज आ जाते हैं। एक तो है इडियोपैथिक जो कि मोस्ट कॉमन है, दूसरा हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन की वजह से, इसमें डेफनेस मतलब नहीं होती इनमें। अनीमिया में भी होता है टिनाइटस। हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से जो होता है इसमें भी डेफनेस नहीं होगी। अगर वास्कुलर जैसे वास्कुलर मालफॉर्मेशन हो जाए, एट्रियोवेनस फिस्टुलास या एथेरोस्क्लेरोसिस हो, वीनस हम जगुलर बल्ब एनॉमली एक्सेट्रा, तो इनमें भी डेफनेस नहीं होगी, टिनाइटस होगा लेकिन विदाउट डेफनेस। माइग्रेन में भी, एपिलेप्सी में भी नहीं होगा डेफनेस, टिनाइटस होगा, डेफनेस नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंट्राटिम्पैनिक या पैलेटल मसल्स में। बाकी एक और जो क्लासिफिकेशन है टिनाइटस की इनटू द टू टाइप्स, वो भी बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है। उसमें है ऑब्जेक्टिव टिनाइटस, सब्जेक्टिव टिनाइटस। ऑब्जेक्टिव टिनाइटस ये ना टिनाइटस होती है जो ऑडिबल होती है हर किसी को एज वेल एज पेशेंट को भी। ऑब्जेक्टिव टिनाइटस रिलेटिवली रेयर है और ये जाहिर सी बात है किसी साउंड से होगी जो क्रिएट की गई हो समवेयर विद इन द बॉडी, जैसे कि कान में, हेड में, नेक में, जिसको मतलब कोई मस्कुलर या वास्कुलर एटियोलॉजी हो, तो मतलब वो पेशेंट को भी ऑडिबल होगी और हर किसी को ऑडिबल होगी। जबकि जो सब्जेक्टिव टिनाइटस की अगर बात करें तो जब जो टिनाइटस है सिर्फ ऑडिबल हो पेशेंट को, तो वो सब्जेक्टिव टिनाइटस है और ये ज़्यादा कॉमन वाली टाइप है। डिटेल हिस्ट्री जो है ना वो इम्पॉर्टेंट होती है कि हमें पता चले कॉज टिनाइटस का, और उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए, ड्यूरेशन पता हो, कब से आपको है, ग्रेजुअली सडनली हुई, प्रोग्रेशन हुई है, बढ़ता गया है, कम हुआ है, यूनिलेटरल है, दोनों कानों में हो रहा है, किसी डेफनेस के साथ एसोसिएटेड है या नहीं, कैरेक्टर क्या है, उसका नेचर क्या है टिनाइटस की, जैसे कि पल्सेटाइल है या हिसिंग है। पल्सेटाइल जो टिनाइटस होता है ना वो वास्कुलर ओरिजिन का होता है, ठीक है, कोई एन्यूरिज्म वगैरह हो गया हाइपरटेंशन की वजह से। और एग्रेवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स हमें पूछने और बाकी एसोसिएटेड सिम्टम्स भी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्टाइगो, जो कि हम चैप्टर 13 में डिटेल में देखेंगे, तो यहाँ पे हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये भी सिम्टम है हमारी एयर डिजीज़ का, मतलब सिम्टम है। अगला टॉपिक है इचिंग या इरिटेशन। इचिंग या इरिटेशन जो कान की होती है ना, ये जनरली एसोसिएटेड होती है सम फॉर्म ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना के साथ।
तो ये जो है ना, ये वेरी कर सकती है सीवियरिटी में। ये इतनी ज़्यादा सीवियर हो सकती है कि पेशेंट जो है इवन अब्रेड कर जाता है अपनी मीटल स्किन को खुद ही। कैसे? बाय रबिंग या स्क्रैचिंग द एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल किसी शार्प या पॉइंटेड ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे कीज़ के साथ करते हैं, कभी हेयर पिन्स के साथ, तो अब्रेड कर जाते हैं। कभी कभार इचिंग जो है ना वो रिजल्ट कर सकती है एक्यूमुलेटेड वैक्स की वजह से। एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो इचिंग करवाता है। ऑटोमाइकोसिस भी जो है ना फंगल इन्फेक्शन ईयर का, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है इचिंग का इन द ईयर। नेक्स्ट है स्वेलिंग या डिफॉर्मिटी। स्वेलिंग जो है ना पिना की, ये हो सकती है पेरिकोन्ड्राइटिस ऑफ द पिना में, ठीक है। उसकी जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना पेरिकोन्ड्रियम की, उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है। पोस्ट ओरिकुलर, कान के पीछे जो पोस्ट ओरिकुलर स्वेलिंग है ये कॉमन होती है। क्यों है? ये मैस्टोइड एब्सेस की वजह से होती है स्वेलिंग। अब प्री ओरिकुलर रीजन की बात करें तो प्री ओरिकुलर रीजन की जो स्वेलिंग है वो किसी इन्फेक्टेड प्री ओरिकुलर साइनस या सिस्ट की वजह से हो सकती है। इसी तरह केसेस स्वेलिंग के कॉजेज जो है ना स्वेलिंग के एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में, ये दोनों ये हो सकता है, यानी बॉयल हो सकता है या फिर ऑस्टियोमा ऑफ द कनाल हो सकता है। स्वेलिंग के बाद हमने कहा डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी पिना की होती है कंजेनाइटल एनामली की वजह से। ट्रॉमा जो है ना ये भी अनदर कॉज होता है डिफॉर्मिटी का ऑफ द पिना, जो है बॉक्सर ईयर्स। बॉक्सर ईयर भी एक ट्रॉमा की वजह से जो है डिफॉर्मिटी हो जाती है पिना में। नेक्स्ट है फेशियल पाल्सी या एसिमेट्री। इसको भी डिटेल में हम चैप्टर नंबर 15 में करेंगे। उसके बाद है हमारे पास हाइपर एक्यूसिस एंड ऑटोफोनी। हाइपर एक्यूसिस एक कंडीशन होती है जहाँ पे इंडिविजुअल जो है ना उसको ज़्यादा इंक्रीज सेंसिटिविटी हो जाती है टू साउंड, मतलब उसको साउंड बहुत, उसकी सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है। तो साउंड जो है ना वो अनप्लेजेंटली लाउड उसको लग रही होती है, अनप्लेजेंटली। और ये कंडीशन जो है ना अदरवाइज बाकी लोगों को नॉर्मल लग रही होती है वही साउंड, लेकिन इनकी सेंसिटिविटी बड़ी होती है तो इनको ये अनप्लेजेंट लग रही होती है साउंड। तो पेशेंट जो है ना वो फोनोफोबिया डेवलप कर सकता है। फोनोफोबिया डेवलप कर सकता है सीवियर केसेस में। एग्जैक्ट जो कॉज है ना इसका वो पता नहीं है, लेकिन ये ऑटोटॉक्सिसिटी के साथ एसोसिएटेड है। कोई ऐसी ड्रग खा ली हो जो टॉक्सिक हो, नॉइज़ एक्सपोजर की वजह से हो जाती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। हेड इंजरी में, मेनियर्स डिजीज़ में, फेशियल नर्व पाल्सी, माइग्रेन और डिप्रेशन में भी ऐसा होता है। ऑटोफोनी या टिम्पेनोफोनी क्या है? ये अनयूजुअल लाउड ऑडिटरी परसेप्शन होती है पर्सन की अपनी ही आवाज़ की, कभी कभार इवन उसकी ब्रीदिंग साउंड्स की भी, मतलब उसको अपनी ही आवाज़ बहुत ही ज़्यादा सुनाई दे रही होती है जबकि वो इतनी लाउड नहीं होती। तो उसको हम ऑटोफोनी या टिम्पेनोफोनी कहते हैं। ये टिपिकली प्रेजेंट करता है, ये टिपिकली जो है ना प्रेजेंट होता है पेशेंट में जिनको जो है एबनॉर्मली पेटेंट यूस्टेशन ट्यूब होती है। ये एक कॉज है जिनकी एबनॉर्मली पेटेंट हो यूस्टेशन ट्यूब। दूसरा जो है कॉज जो है वो है फ्लूड आ जाए मिडल ईयर में, जैसे ओटाइटिस मीडिया में विथ फ्यूजन, या फिर किसी की एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल जो है वो वैक्स से ब्लॉक हो गई हो तो उनको भी ऑटोफोनी होती है। या कोई हियरिंग एड यूज़ कर रहा हो जो कान में लगाते हैं सुनने के लिए, तो उनको भी अपनी ही साउंड्स, मतलब अपनी ही वॉइस, इवन अपनी ब्रीदिंग साउंड्स जो हैं वो लाउड सुनाई दे रही थी, अनयूजुअली लाउड, तो उसको हम कहेंगे ऑटोफोनी या टिम्पेनोफोनी। उसके बाद है ट्रॉमा और फॉरेन बॉडी। पेशेंट जो है प्रेजेंट कर सकता है हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा की या फिर एंट्री फॉरेन बॉडी उसके कान में। ट्रॉमा जो है ना कान में, जो कान को अगर होता है तो ये जो है डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कट्स करवा सकता है, लेसरेशंस या हेमाटोमा फॉर्मेशन, ठीक है। फॉरेन बॉडी जो है वो कान में बहुत कॉमन है, और बॉडी जो है ना वो एनिमेट भी हो सकती है, इन एनिमेट भी, लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है। एनिमेट जो फॉरेन बॉडीज़ हैं जैसे कि कॉकरोच हो गए, एंट, मस्कीटो हो गया, तो ये खुद ही चले जाते हैं कान में। जबकि जो इनएनिमेट फॉरेन बॉडीज़ होती हैं अननेचुरल, वो इंट्रोड्यूस मोस्टली होती हैं बच्चों से, या जो मेंटली रिटार्डेड पीपल होते हैं वो अपने कान में डाल लेते हैं। चैप्टर 7 में इसकी डिटेल हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लीडिंग। देखिए फ्रैंक ब्लीडिंग जो मामूली सी होती है कान से, आदो इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और ये टेरिफाइंग सिम्टम है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली ये देखा गया है ट्रॉमा के बाद, जब एयर को ट्रॉमा हो जाए या उसकी सराउंडिंग को। वास्कुलर ट्यूमर्स जैसे कि हेमेंजियोमा एक्सटर्नल एयर का, या फिर ग्लोमस जगलेयर, ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट कॉज होते हैं ब्लीडिंग के फ्रॉम द एयर। ग्लोमस जगलेयर या फिर एक्सटर्नल एयर के जो हेमेंजियोमास वगैरह जैसे हो गए, ठीक है। ये ब्लड वेसल का एक ट्यूमर है। इस चैप्टर की समरी देखें, उसके की पॉइंट्स देखें तो हमने कहा कि जैसा कि एयर जो है कंसर्न होता है हियरिंग एंड बैलेंस के साथ, तो उसके जो सिम्टम्स हैं ना वो भी इसी तरह होते हैं।
दो जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है उसमें डेफनेस है और टिनाइटस है, और ये रिलेटेड है हियरिंग के साथ, जबकि जो वर्टाइगो है वो बैलेंस के साथ रिलेटेड है। डेफनेस कंप्लीट हो सकती है हमने कहा या पार्शियल, और ये क्लासीफाई दो तरह में, ये कंडक्टिव, दूसरी सेंसरी न्यूरल। फिर हमने कहा मिक्स्ड और जो नॉन ऑर्गेनिक डेफनेस है ये बाकी दो टाइप्स। ओटेल्जिया भी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, जबकि जहाँ पे मतलब जो कॉज जो है वो प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल ईयर में, मिडल ईयर में, या कहीं भी हो सकता है हेड एंड नेक के रीजन में। फिर हमने देखा कि डिजीज़ ऑफ द इंटरनल ईयर जो है वो पेन लेस होती हैं क्योंकि वहाँ नर्व फाइबर्स नहीं होते। फिर हमने कहा कि गुड नंबर ऑफ केसेस जो हैं एयर एक के वो आते हैं रेफर्ड ओटेल्जिया की वजह से। एयर से जो डिस्चार्ज आता है वो एक्सटर्नल एयर से भी आ सकता है या मिडल एयर से। म्यूकस ग्लैंड्स जो है वो एक्सटर्नल एयर में नहीं होते, इसीलिए म्यूकोइड जो डिस्चार्ज होता है वो हमेशा मिडल ईयर से आता है। एग्जैक्टली। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। चैप्टर 3 अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4, जो कि है हमारे पास क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ ईयर। इससे पहले हम ये MCQs कुछ कर लेते हैं, BCQ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नॉर्मल हेयरिंग थ्रेशोल्ड कितना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है 25 डेसिबल। WHO ने ना क्लासीफाई किया है सीवेरिटी ऑफ डेफनेस के लिहाज से, तो जो हेयरिंग थ्रेशोल्ड है 25 डेसिबल जो है ना वो नॉर्मल कंसीडर होता है। उसके बाद एक पेशेंट क्लिनिकली सस्पेक्ट हुआ केस ऑफ सेंसरी न्यूरल डेफनेस के साथ, तो व्हाट इज़ लाइकली द कॉज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका आंसर है C ऑप्शन, मेनियर्स डिजीज़। ये जो है इनर ईयर की डिजीज़ है जो कि सेंसरी न्यूरल डेफनेस कराती है, बाकी नहीं कराती, जो इस ऑप्शन में है। पेशेंट क्लिनिकली डायग्नोज एज अ केस ऑफ कंडक्टिव डेफनेस के साथ, तो इसमें से कौन सा कॉज हो सकता है। तो ऑटोस्क्लेरोसिस जो है ना ये एनकाइलोसिस करवा देता है हमारी फुट प्लेट ऑफ पीस की, जिसके नतीजे में जो है ना कंडक्टिव लॉस होता है मेनली। तो B इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद है कि पेशेंट आया कंप्लेन हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ और डायग्नोज हुआ एज अ केस ऑफ इम्पैक्टेड वैक्स थी उसके दोनों कानों में। व्हाट वर हिज कंप्लेंट्स रिगार्डिंग हिज हेयरिंग इम्पेयरमेंट। तो क्या कंप्लेन के साथ आएगा। एक तो इसका आंसर है B, साउंड अपीयर्स क्वाइटर बट इट इज़ नॉट डिस्टोर्टेड। हमेशा इसमें डिस्टोर्ट नहीं होती साउंड। कंडक्टिव डेफनेस है तो इसलिए उसमें नहीं होती, जबकि हमने पढ़ा कि सेंसरी न्यूरल में साउंड डिस्टोर्ट होती है। फिर सवाल है कि कौन सी डिजीज़ जो है इनमें से रिजल्ट करेगी मिक्स्ड टाइप ऑफ डेफनेस में। तो जो ऑटोस्क्लेरोसिस है मेनली ये कंडक्टिव लॉस कराती है, लेकिन समटाइम्स ये डिजीज़ प्रोसेस जो है कोक्लिया को इन्वॉल्व कर सकता है और इसीलिए ये मिक्स्ड लॉस करवा सकता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑटोस्क्लेरोसिस। जो दो हमने एग्जांपल पढ़ी थी इसमें एक ऑटोस्क्लेरोसिस भी थी। फिर 18 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट आया विद कंप्लेन ऑफ म्यूकोइड एंड समटाइम म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज उसके राइट ईयर में से। तो इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उसका आंसर है म्यूकस अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि मिडल ईयर इन्वॉल्व है। द राइट आंसर इज C ऑप्शन, ट्यूबो टिम्पेनिक ऑफ CSOM। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन पेन इज टिपिकली एब्सेंट। तो सारी जो डिजीज़ हैं वो कॉज करवाती हैं पेन एक्सेप्ट हर्पीस जोस्टर ओटिकस, ये नहीं करवाती बिकॉज ये इनर ईयर की है, वहाँ पे नर्व फाइबर्स नहीं होते। पेशेंट आया कंप्लेन विद पेन इन हिज राइट ईयर। हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर ने कहा कि जो राइट ईयर है वो नॉर्मल है। तो कौन सी कंडीशन जो है ईयर का बाइस बन सकती है इस केस में। तो वो हमें पता है रेफर्ड ओटेल्जिया जो है इसमें मेन कॉज है। तो डेंटल रूट एब्सिस की वजह से उसके कान में दर्द हुआ है और दिस इज द केस ऑफ रेफर्ड ओटेल्जिया। दैट्स इट। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगले चैप्टर 4 में हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ ईयर स्टार्ट करेंगे।